बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं सल्फ अहमद महाजन एंड वेलकम यू ऑल ऑन दिस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। तो कैसे हैं यार आप सब लोग। होप सो आप सब लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। आज हम आपके साथ लेके आए हैं चीट शीट फॉर सॉल्यूशन चैप्टर ऑल्सो। ठीक है, जैसा कि आपको पता है, आपने पहली दो वीडियोस देख ली होंगी मोल कॉन्सेप्ट की एज वेल एज रिडॉक्स रिएक्शन एंड वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस की। ठीक है, अब लास्ट टाइम पे सॉल्यूशन चैप्टर में आपको क्या रिवाइज करके जाना चाहिए ताकि आपका क्वेश्चन को ठीक करने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा हो। आइए देखते हैं क्या है आज सॉल्यूशन चैप्टर में हमारे पास पढ़ने के लिए। ठीक है, सबसे पहले सिलेबस के बारे में बात करेंगे। चाहे आप जेईई मेन 2023 का सिलेबस देखें या जेईई मेन 2024 का सिलेबस देखें, सिलेबस इज सेम फॉर द चैप्टर, यानी कि सॉल्यूशन चैप्टर में कोई भी एडिशन या सब्ट्रैक्शन नहीं हुआ है। अब इतने सारे टॉपिक्स में से कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो थोड़े ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जिनमें से मैक्सिमम अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, और वो कौन से टॉपिक्स हैं जहां से आपको थोड़े नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है वो कम पूछे गए हैं। ये है डिफरेंट। ये देखिए, इस चैप्टर में हमने जो आपके सामने आपको नजर आ रहा है सर्कल, सॉल्यूशन चैप्टर में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन से मैक्सिमम अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, दैट इज 67%। एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के साथ ही इंटर रिलेटेड है टॉपिक, दैट इज वैन हॉफ फैक्टर। आइदर उसमें से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछा गया हो या न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा गया, वहां पर 25% क्वेश्चन पूछे हुए हैं। अगर आप इन्हीं दोनों टॉपिक्स को आप मिला लेते हो तो अप्रोक्सीमेटली 92% of the questions from this chapter has only come from these two topics। अगर आप सिलेबस में देखें तो ये शुरू यहां से होता है, बेसिकली यहां से लेके यहां तक, एंड अप्रोक्सीमेटली 90% या 92% आप कह सकते हैं अप्रोक्सीमेटली, जो लास्ट ईयर के जो क्वेश्चंस हैं वो इन्हीं टॉपिक्स में से पूछे गए हैं। इवन जो वैंट ऑफ फैक्टर है ना, जिससे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बाद वाला टॉपिक जो है वो बेस्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पे ही है। यानी कि अगर हमने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अच्छी तरह से पढ़ा है तो ऑब्वियसली वैंट ऑफ फैक्टर वगैरह जो है वहां से उसको समझना और ज्यादा आसान हो जाता है। तो आई वुडंट से कि ये दोनों टॉपिक अलग अलग है। ठीक है, दे आर इंटायरली बेस्ड अपॉन ईच अदर। वैंट ऑफ फैक्टर इज इंटायरली बेस्ड ऑन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। आइए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की और लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की जो लिस्ट है वो हमने यहां पर लिख दी है। सबसे पहले कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, वो हमने मोल कॉन्सेप्ट में ही कंसीडर कर लिया था, इसी कारण मैंने यहां पर उसके बारे में ज्यादा बात नहीं करी है। रॉल्स लॉ है, आइडियल सॉल्यूशन है, बट हमारे यहां इस चैप्टर में सबसे दो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यही है। ठीक है, दैट इज यही है मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिनमें से अप्रोक्सीमेटली 90% ऑफ द क्वेश्चंस पूछे गए हैं कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स को छोड़ के, क्योंकि वो हमने मोल कॉन्सेप्ट में ही कंसीडर कर लिया था। ठीक है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आपको पता ही है, 4 है नंबर में। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। इनके फॉर्मूले भी 4 ही हैं सिर्फ। ठीक है, सिर्फ फॉर्मूला भी पता हो, बहुत ज्यादा थ्योरी की जानकारी ना भी हो, सिर्फ फॉर्मूला भी पता हो, तब भी इसके ऊपर अगर न्यूमेरिकल आएगा तो सीधा न्यूमेरिकल आता है यार। लाइक एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के बारे में बात करते हैं, डेल्टा टीवी इज इक्वल टू केवीएम। तो अगर सीधा कई बार क्वेश्चन आता है कि बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन का बता दो, या डेल्टा टीवी बता दो, या केवी बता दो, या मोलालिटी में से कोई भी चीज बता दो, या मोलालिटी पूछे, तो सीधा यानी कि एक फॉर्मूले से सीधा क्वेश्चन बन सकता है। सिमिलरली 4 ही फॉर्मूले हैं सिर्फ। ठीक है, एंड अगर हम बात करें वैंट ऑफ फैक्टर एंड इट्स सिग्निफिकेंट में, उन्हीं 4 फॉर्मूला में लाइक डेल्टा टीवी इज इक्वल टू केबीएम है तो आगे आई आ जाएगा, डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू केएफएम है तो आगे आई आ जाएगा, आई केएफएम हो जाएगा, पाई इज इक्वल टू सीआरटी था तो आईसीआरटी हो जाएगा, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू काई भी था तो अब आई काई भी हो जाएगा। यानी कि ये वाला टॉपिक भी इंटायरली इसी के ऊपर बेस्ड है। फॉर्मूले वही 4 हैं, उन्हीं में से सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आइदर कॉन्सेप्चुअल
और न्यूमेरिकल। ठीक है, जो लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है यहां पर, दैट इज सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड या रिवर्स ऑस्मोसिस वगैरह पे। ठीक है, ज्यादा इंपॉर्टेंट मैंने बोला यही दो टॉपिक्स हैं। अगर इस चैप्टर में से कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है लाइक तो वो इन्हीं में से आता है, आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन में से। और अगर कहीं कॉन्सेप्चुअल या न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है तो वो इसी में से आता है, अलॉन्ग विद कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। ठीक है, रॉल्स लॉ का भी एक ही फॉर्मूला है आइडियल सॉल्यूशन के लिए, PS इज इक्वल टू P नॉट ए काई ए प्लस P नॉट बी काई बी। उसके ऊपर भी कोई छोटा सा न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है, बट मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी इन्हीं दो टॉपिक्स की है। कुछ क्वेश्चंस भी हमने लिए हैं ताकि आप देख सको। पहला क्वेश्चन है हमारा वेपर प्रेशर पे बेस्ड, सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है कि जब भी डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट एक्सपेरिमेंट होगा तो वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का क्या कम हो जाता है सॉल्वेंट से? यस। जब भी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालते हैं ऐसा होता है। वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का ज्यादा होता है? नहीं सर, कम हो जाता है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालते हैं। क्या सॉल्यूट के मॉलिक्यूल सॉलिडिफाई होते हैं फ्रीजिंग पॉइंट पे? नहीं, सॉल्यूट तो पहले भी सॉलिड ही होता है, ऐड करने के बाद भी सॉलिड ही होता है। लाइक चीनी को अगर पानी में डिसॉल्व कर दोगे तो चीनी पिघल थोड़ा जाती है, चीनी पहले भी सॉलिड थी, अभी भी सॉलिड ही है। ठीक है, कौन फ्रीज होता है फ्रीजिंग पॉइंट पे? दैट इज सॉल्वेंट। तो सिंपल कॉन्सेप्चुअल सा क्वेश्चन है, दैट इज A एंड D आर द करेक्ट आंसर। इसी तरह से छोटे छोटे टॉपिक्स पे लाइक ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पे सिंपल सा क्वेश्चन दे रखा है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एंड वेंट हॉफ्टर फैक्टर को मिला के आपको फॉलोइंग पेयर ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है। कौन आइसोटोनिक होगा? आइसोटोनिक वही होगा जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होगा, और ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला क्या होगा? दैट इज ICRT। जो भी दो पेयर्स दे रखे हैं उनमें टेम्परेचर क्या है? सेम, यानी कि पाई का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? IC। R तो वैसे यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, वो तो वैसे ही सेम होगा, या यूनिवर्सल सॉल्यूशन कांस्टेंट भी कह सकते हैं, वैल्यू सेम ही रहती है उसकी, और टेम्परेचर भी सेम है। बस I और C का प्रोडक्ट बताना है। जिसका I और C का प्रोडक्ट ज्यादा होगा उसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा, जिसका I और C का प्रोडक्ट सेम होगा उसका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होगा, और वही क्या होगा? दैट इज आइसोटोनिक। ये मोलैरिटी दे रखी है। आई आपको पता ही है, इसका 2 आएगा, इसका 1 आएगा, 2 पार्टिकल में डिसोशिएट हो जाता है ना। इसका I 3 आएगा, इसका 2 आएगा, इसका 4 आएगा, इसका 3 आएगा, इसका 2 आएगा, इसका 5 आएगा। C दे ही रखा है सबका, बस I और C का प्रोडक्ट बताना है। I और C का प्रोडक्ट जिसका सेम आएगा वही आइसोटोनिक होगा। बिल्कुल छोटा सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, ज्यादा इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। छोटा सा हमने क्वेश्चन एक रॉल्स लॉ के ऊपर भी रखा हुआ है। ठीक है, सिंपल सा न्यूमेरिकल है, दैट इज बेस्ड ऑन PS इज इक्वल टू P नॉट ए काई ए प्लस P नॉट बी काई बी। ठीक है, ज्यादा मैंने बोला इसमें से टफ क्वेश्चन आते नहीं है इस चैप्टर में से। अगर आप ज्यादा ध्यान देना चाहते हैं तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और वेंट ऑफ फैक्टर पे दे सकते हैं, नहीं तो कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन हमने और भी टॉपिक से लिए हैं। ये दीजिए, वेंट ऑफ फैक्टर से भी कुछ क्वेश्चंस हैं। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन किसी वीक मोनोबेसिक एसिड की 0.3 दे रखी है, दैट इज अल्फा 0.3 दे रखा है। आपसे ऑब्जर्व्ड फ्रीजिंग पॉइंट पूछा गया है, कितना % हाइयर होगा जो कि नॉर्मल फ्रीजिंग पॉइंट होता है? नॉर्मल फ्रीजिंग पॉइंट होगा डेल्टा TF इज इक्वल टू KFM से जो आएगा, एंड डेल्टा TF इज इक्वल टू IKFM से जो आएगा, दैट इज जो बाद में डिसोसिएशन के कारण फ्रीजिंग पॉइंट है वो आएगा। तो बेसिकली I के कारण पूछा हुआ है। नेक्स्ट भी वही दे रखा है। एक और क्वेश्चन है, K2SO4 0.004 मोलर है, वो आइसोटोनिक है 0.01 मोलर ग्लूकोज सॉल्यूशन के साथ, तो % डिसोसिएशन बताइए। फिर वही अभी अभी क्वेश्चन हमने डिस्कस ही किया था। आइसोटोनिक होने का मतलब है दोनों का I और C का प्रोडक्ट जो है वो सेम होगा। इसका I 1 होता है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, इसका I हमारा निकल जाएगा जब दोनों का IC सेम रखेंगे। I पता चल जाएगा तो अल्फा पता चल जाएगा, I इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा प्लस n अल्फा। बस अल्फा को 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, आपको % डिसोसिएशन पता चल जाएगी। चैप्टर बहुत छोटा है, ज्यादा कंसंट्रेशन हमें किस टॉपिक पे देनी है वो भी हमने बता दिया है, फॉलो आपको करना है। इतना छोटा सा भी काम कर लेते हैं, सारा चैप्टर नहीं करते हैं। ठीक है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में सिर्फ 4 फॉर्मूले और वेंट ऑफ फैक्टर के जो 2 फॉर्मूले हैं डिसोसिएशन और एसोसिएशन के लिए, वो एसोसिएट कर लेते हैं हम लोग
कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के साथ, तो वहीं से ही इस चैप्टर में से हो सकता है क्वेश्चन आ जाए। इस चीट शीट सीरीज का मतलब ये नहीं है कि बच्चे सारा साल पढ़ना छोड़ दें। इसका मतलब ये है कि यार लास्ट लेग में बच्चे को ये जरूर पता होना चाहिए कि मुझे किस चीज पर ज्यादा इंफेसिस करना है। अगर कोई बच्चा जो है 2 साल से तैयारी कर रहा है, कभी कभी क्या होता है लास्ट टाइम में वो रिवीजन प्रॉपरली नहीं कर पाता है, तो ऑब्वियसली वो अनफॉर्चुनेटली एग्जाम में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता है। तो अगर राइट नाउ किसी भी कारणवश उसके पास टाइम का क्रंच हो, उसने पढ़ तो रखा है बट उसे ये नहीं पता कि अब लास्ट टाइम में मैं ज्यादा इंफेसिस कहां पे दूं, इस टॉपिक पे या इस टॉपिक पे, पता चले सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड पढ़ के ही जाता जाए, जिसमें से पिछले कई सालों में शायद कोई एक आध क्वेश्चन आया, और कोई एक बच्चा है जिसको पता चले यार टाइम कम है बट मैं वैन ऑफ फैक्टर और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पहले रिवाइज कर लूं, बाकी कोई टाइम मिलेगा तो बाकी चीज रिवाइज करूं या ना करूं, डिपेंडिंग अपॉन द टाइम, डिपेंडिंग अपॉन हिज और हर प्रिपरेशन, उसको पता रहेगा सबसे पहले मुझे इस पे इंफेसिस देना है। ये ज्यादा टॉपिक जो है मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। लास्ट टाइम में ये चीट शीट सीरीज का मतलब सिर्फ इतना ही है। ऐसा नहीं है कि बस बच्चों को पढ़ना छोड़ देना चाहिए, है ना, या 10 मिनट के अंदर IIT क्लियर हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं है। हम विश्वास रखते हैं कि बच्चों को 2 साल मेहनत करनी चाहिए और उसी का फल उन लोगों को जेईई मेन में मिलना चाहिए। बट फिर भी अगर किसी बच्चे की मेहनत करी भी है और वो सही डायरेक्शन में नहीं जा पा रहा है, या उसको रिवीजन में ये नहीं पता है कि कहां पर फोकस ज्यादा करना है, एंड दूसरा बच्चा किसी भी कारणवश अगर वो अच्छी तरह से प्रिपरेशन नहीं कर पाया है, तो ऑब्वियसली उसको एक लास्ट चांस देना कि एक मिनिमम अगर आप इतना भी करके चले जाते हैं तो प्रोबेबिलिटी है, एक हाई प्रोबेबिलिटी है कि इसी में से क्वेश्चन आ जाए और वो बच्चा भी अच्छा परफॉर्म कर सके, है ना। अगर किसी कोई नहीं कर पाया तो उसका हाथ तो आप छोड़ नहीं सकते ना लास्ट टाइम तक, ठीक है। यही PW में हम आपको भी सिखाते हैं और इसी बात को हम फॉलो भी करते हैं। आप सबसे मुलाकात होगी एक नेक्स्ट चैप्टर में, फिजिकल केमिस्ट्री में। मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर गिविंग अस योर टाइम। थैंक यू बच्चों।